मित्रों, पंजाब का मेरा संबंध बड़ा पुराना है। मैं यहां बैठा बैठा सोच भी रहा था। मैं 2012 में भी पंजाब का प्रभारी रहा, चुनाव लड़ाया और उस समय मुझे याद है कि बीजेपी को 12-13 सीटें आई थी जब 23 सीटें लड़े थे। पर मुझे बलाचौर आने का मौका नहीं मिला क्योंकि सारे इलाके में एक ही सीट हम लड़ते थे, वो अनंतपुर साहब की सीट होती। आज मुझे खुशी है कि बीजेपी अकेले 65 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और मुझे बंगा में, बलाचौर में, हमारे रोपड़ में, अनंतपुर साहब में, सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आप सबके साथ वोट मांगने का मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये पंजाब की धरती वीरों की धरती, धार्मिक गुरुओं की धरती, नदियों वाली धरती, पवित्र धरती, पुण्य धरती। इस धरती पर आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है और देश की आजादी से लेकर देश की सुरक्षा के लिए पंजाब के वीर हमेशा बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया और यह देश, यह प्रदेश बलिदानी के लिए जाना जाता है, अपने आप का सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जाना जाता है। ये शहीद भगत सिंह जी का इलाका, ऐसे इलाके को मैं नमन करता हूं और आपसे प्रेरणा लेता हूं और शहीद भगत सिंह जी से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, पंजाब में चुनाव के बारे में तो मैं बहुत सी बातें करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताने आया हूं कि पंजाब के बारे में और सिखों के बारे में भी, सिख भाइयों के बारे में भी सब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कभी भी किसी ने सिक्खी के लिए भी, हिंदू सिख भाईचारे के लिए भी और किसानों के लिए भी कभी किसी ने उतना ज्यादा नहीं किया जितना कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये आपको ध्यान रखना। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा। आप बताइए, पंजाब, अमृतसर, हरमंदिर साहब के लिए जाना जाता है। हम सब लोग जब जाते हैं तो अपना शीश झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में हमारे पंजाबी भाई, पंजाब के नौजवान, हमारे सिख भाई दिन रात मेहनत करते हैं और हमेशा हरमंदिर साहब को मत्था टेकते हैं, लेकिन हरमंदिर साहब में चढ़त चढ़ाने के लिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन करने के लिए, विदेश से अरदास करते हुए वहां कंट्रीब्यूशन करने की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेट एक्ट के तहत हामी भरी और अब दुनिया भर के सिख भाई, हिंदू भाई आज हरमंदिर साहब में अपनी चढ़त भेज सकते हैं। यह परिस्थिति आ गई। क्या इसके पहले सिख नेता नहीं हुए तो दिल्ली दरबार पहुंचे? क्या इससे पहले कोई पंजाब का नेता नहीं हुआ जिसने दिल्ली दरबार में राज किया? लेकिन नहीं, इंतजार करना पड़ा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिसने यह सुविधा पंजाब को दी। ये भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, देश भर में गुरुद्वारे हैं, देश भर में डेरे हैं, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि डेरे में पहुंचने वाला लंगर का सामान
और गुरुद्वारे में पहुंचने वाला लंगर का सामान, ये लंगर के सामान में जो गुरुद्वारों में पहुंचता था उस पर टैक्स लगता था। मोदी जी ने सारे गुरुद्वारों को लंगर के लिए टैक्स फ्री कर दिया, ये भी हमको याद है। और 325 करोड़ रुपए सालाना भारत सरकार जीएसटी का रीइंबर्स करती है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। करतारपुर साहब का कॉरिडोर लोगों ने सपना संजोया था। आजादी के बाद से ये मांग चली आ रही थी कि हमको नानक साहब डेरा तक जाने की इजाजत हो, हमको करतारपुर का कॉरिडोर मिले, हम वहां जाकर के मत्था टेक सके, हम जाकर के शीश झुका सके। कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। इतने सालों में कितने नेता आए जो पंजाब की गद्दी पर भी बैठे और दिल्ली की गद्दी पर भी बैठे, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं किया। ये मोदी जी थे जिसने 120 करोड़ रुपए खर्च करके पाकिस्तान से बातचीत करके करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लाखों श्रद्धालुओं को गुरुद्वारे तक जाने का इंतजाम किया और व्यवस्था की। यह भी हमको याद रखना चाहिए। आज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेथ स्टडीज, इसके तहत ये हमारे यहाँ एक गुरु नानक जी की सीख और गुरु नानक जी के द्वारा बोली गई जो शब्द थे, जो उनका प्रवचन था, उस पर आज रिसर्च हो रही है और उस रिसर्च के साथ साथ दुनिया भर में इसको कैसे पहुंचाया जा सके इसकी चिंता हो रही है। यह भी किया गया तो मोदी जी के समय किया गया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, 350 साल प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। इस जन्मदिन को भी पूरे आन बान और शान के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके निर्देश पर पूरी ताकत के साथ आन बान शान के साथ मनाया है। यह भारत सरकार का रवैया है पंजाब को अपने साथ आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाने का। यह रास्ता है हिंदू सिख भाईचारे के साथ कैसे देश आगे बढ़े, कैसे प्रदेश आगे बढ़े, इसको बढ़ाने का। मित्रों, यहां तो मैं आपके साथ यह भी चर्चा करूंगा कि 1984 में दिल्ली में दंगे हुए, देश भर में दंगे हुए। यही कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय ये कहा करती थी और उसके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज ये आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं, अब जरा आप भी हिलाओ, अब इनको हिलाओ, इनको नापो। ये वो लोग थे जिन्होंने 1984 में दिल्ली में दंगों में अपने हाथ खून से रंगे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मानवता का तांडव नृत्य किया था, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया था। ये वो कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने आजाद भारत में इस तरीके की स्थिति ला दी जिसमें भाई भाई को मारने के लिए इस तरीके की स्थिति ला दी। और उसके बाद 30 साल तक दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये दंदनाते रहे। किसी ने सुध नहीं ली। कमीशन पे कमीशन बैठा, इंक्वायरी पे इंक्वायरी बैठी, लेकिन सिख बहनों का, जिनकी माताएं, जिनकी गोद सुनी हुई, जिनके पतिदेव चले गए, जिनका परिवार उजड़ गया, उनकी आंखों के आंसू को पोंछने के लिए कोई भी नहीं था। ये 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने एसआईटी बैठाई और आज दिल्ली के दंगों में जिनके हाथ खून से रंगे हुए थे वो तिहाड़ जेल के पीछे हैं। उनको जेल में डालने का काम 30 साल बाद किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं सिख भाइयों से पूछना चाहता हूं
बताइए आपका खैर खवा कौन है? स्वस्थ और खुशहाल पंजाब का इस सपने को लेकर के हम चले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका इसमें हमको सहयोग भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा और आपके साथ मिल करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जहां तक इस क्षेत्र के विकास का सवाल है, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से उनके नेतृत्व में क्या क्या हुआ है, वो भी आपके सामने मैंने रख दिया। ये खाका भी आपके सामने रख दिया। पंजाब में आतंकवाद की आग भी सुलगी थी तो तब भी कांग्रेस सरकार का ही कारण था, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और आज भी जिस तरीके से वो डील करते हैं उस तरीके से पंजाब खुशहाल नहीं हो सकता है। इसको अगर खुशहाल बनाना है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखनी है तो कमल खिलाना पड़ेगा। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए, ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, अभी बात साहब ने आपके सामने आपकी आप बीती सुनाई, आप पार्टी की आप बीती सुनाई। इन्होंने आपको बताया कि कैंडिडेट बनाने के लिए भी दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा, मतलब अभी आय नहीं और दक्षिणा शुरू हो गई। तो आप समझ लो कि ये ईमानदारी का चोला पहन के घूमने वाले लोगों का हाल क्या है और दिल्ली का क्या हाल बनाया था और क्या बनाया है। क्या ऐसे लोगों को लाना है क्या? मित्रों, टाइम एंड टेस्टेड पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये याद रखें। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है और देश को आगे ले जाने वाला दूसरा नाम है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वही हमको ध्यान में रखना है। और इसलिए मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। अभी हमारे बाद साहब ने चर्चा की, हमारे बाकी लोगों ने भी चर्चा की है, बहन जी ने भी चर्चा की है, बाकी लोगों ने भी कहा है, यहाँ रेल लिंक की बात की गई है। मित्रों, ये सारी चीजों का काम अब चुनाव के दौरान तो हम कोई वायदा नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन की बंदिश होगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि बीजेपी आएगी तो विकास होगा, सड़क भी आएगी और रेल भी आएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी आपको मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ। मित्रों, जहाँ तक बाद साहब का सवाल है और बाद साहब के साथ हमारे पूनम मानिक जी का सवाल है या मोहनलाल बंगा जी का सवाल है। बाद साहब के बारे में आप जानते हैं, एक ईमानदार ऑफिसर, खानदानी और ईमानदारी के साथ चलने वाले लोग। इन्होंने बहुत अच्छा काम भटिंडा में भी किया, कई स्थानों पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ड्रग्स के खिलाफ काम किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया, क्राइम के खिलाफ काम किया, टेररिज्म के खिलाफ काम किया। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से मोहनलाल बंगा जी हैं, आपको मालूम है ये हमेशा इनका और इनका परिवार पूरी ताकत के साथ पार्टी को, चौधरी सरनारायण जी का परिवार पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाता रहा है। पंजाब सरकार में उन्होंने काम भी किया और बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया। चौधरी स्वर्णाराम जी के ये जो हमारे अपने सुपुत्र हैं, इनको हमको सपोर्ट करना है और ये अब आगे इस काम को बढ़ाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं।